हेलो स्टूडेंट। आज से हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसे शॉर्ट में हम MOT कहते हैं। यह थ्योरी इस धारणा पर आधारित है कि इलेक्ट्रॉन का जो व्यवहार है एटम व अणु मतलब परमाणु व अणुओं में समान होता है। परमाणु में अंतर क्या होता है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन परमाणुवीय ऑर्बिटल में रहते हैं तथा केवल उस परमाणु के नाभिक द्वारा ही आकर्षित होते हैं, जबकि अणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रहते हैं और जितने भी मॉलिक्यूल में एटम हैं उन सभी एटम के न्यूक्लियस द्वारा नाभिक द्वारा आकर्षित होते हैं। यह धारणा केवल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनों के लिए होती है। जो अंदर के जो शेल के इलेक्ट्रॉन हैं उन पर किसी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो केवल अपने ही नाभिक के नियंत्रण में रहते हैं। जब दो या दो से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल परमाणुवीय कक्षक के मध्य अतिव्यापन होता है तो उतनी ही संख्या में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी आणविक कक्षक बनते हैं। ये जो आणविक कक्षक हैं ये बहुकेंद्रिक या पॉलीसेंट्रिक होते हैं, अर्थात इनके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक से अधिक नाभिक के नियंत्रण में होते हैं। इस सिद्धांत के कई नियम हैं, ये जो कि निम्न है, जो नीचे लिखे हुए हैं वो इसके नियम हैं। पहला, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल अतिव्यापन में भाग लेते हैं उतनी ही संख्या में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। सेकंड, चूंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण एटॉमिक ऑर्बिटल से होता है, अतः भरे हुए, अर्धपूरित और खाली कोई से भी एटॉमिक ऑर्बिटल अतिव्यापन में भाग ले सकते हैं। अतिव्यापन में भाग लेने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उनकी ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए, यानी वो एक ही कोश के ऑर्बिटल होने चाहिए। अतिव्यापन में भाग लेने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल की ऊर्जा स्तर का अंतर बंध की आयनिक प्रकृति को दर्शाएगा। जितना अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल की ऊर्जा का अंतर होगा, बंध में उतना ही अधिक आयनिक करैक्टर होगा। अतिव्यापन जितना अधिक होगा, बंध उतना प्रबल होगा। जितना ज़्यादा अतिव्यापन होगा, बंध उतना ही ज़्यादा प्रबल होगा। नेक्स्ट 6 नंबर है, केवल वे ही कक्षक अतिव्यापन में भाग लेते हैं जिनकी सममिति समान हो। जो सम्मित ऐसे कक्षक जिनकी सममिति समान है वो ही कक्षक अतिव्यापन में भाग लेंगे। नेक्स्ट है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पाउली व हुंड के नियम के अनुसार भरे जाएंगे। नेक्स्ट है, अतिव्यापन के द्वारा 3 प्रकार के ऑर्बिटल बनते हैं। एक होता है बंधी आणविक कक्षक, दूसरे प्रतिबंधी आणविक कक्षक और तीसरे अबंधी आणविक कक्षक। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये 3 प्रकार के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं किसके? आणविक कक्षक के अतिव्यापन से। अब हम 1 बाय 1 इन कक्षकों के बारे में, इन आणविक कक्षकों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है इसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बंधी आणविक कक्षक। इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ऊर्जा अतिव्यापन में भाग लेने वाले परमाणुवीय कक्षकों की ऊर्जा से कम होती है। इनकी जो ऊर्जा है वो जो अतिव्यापन में भाग लेने वाले परमाणुवीय कक्षक है उनसे कम होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन अतिव्यापन से पूर्व एटॉमिक ऑर्बिटल यानी परमाणुवीय कक्षक में थे, वे अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी आणविक कक्षक में आ जाते हैं। इसलिए सिस्टम की जो तंत्र की ऊर्जा कम हो जाती है, फलस्वरूप तंत्र स्थायी हो जाता है। एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन केवल एक नाभिक द्वारा आकर्षित होते हैं, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन एक से अधिक नाभिक द्वारा आकर्षित होते हैं। आकर्षण बढ़ने के कारण स्थितिज ऊर्जा घट जाती है, जिससे तंत्र की कुल ऊर्जा घट जाती है। अतः इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम बंधी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बंधी आणविक कक्षक कहते हैं। दूसरे तरह के हैं नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इनकी ऊर्जा बंधन में भाग लेने वाले परमाणुवीय कक्षकों की जितनी ही होती है, जितनी ऊर्जा एटॉमिक ऑर्बिटल की होती है उतनी ही इन नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की होती है। अतः इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से तंत्र के स्थायित्व पर, जो सिस्टम है उसके स्थायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल न तो बंधन के अनुकूल परिस्थिति पैदा करते हैं न ही प्रतिकूल। अतः
ये बंधन में भाग नहीं लेते हैं, इन्हें हम नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। तीसरे तरह के हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ऊर्जा अतिव्यापन में भाग लेने वाले परमाणुवीय कक्षकों से अधिक होती है। स्पष्ट है, इससे क्या पता चल रहा है, जब अधिक होगी तो इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं जाएंगे। स्पष्ट है कि इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के प्रवेश से तंत्र की ऊर्जा बढ़ जाएगी तथा तंत्र अस्थायी हो जाएगा। चूंकि इलेक्ट्रॉन के इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आने से बंधन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अतः इन कक्षकों को हम विपरीत बंधी कक्षक कहते हैं। अब यहाँ पर एक डायग्राम के द्वारा इसे समझाया गया है। माना कि एक एटम है ए, इसमें 2 परमाणुवीय कक्षक हैं जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा एटम है बी जिसमें एक ऑर्बिटल है, केवल एक ऑर्बिटल है, इस एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल 3 जो ऑर्बिटल हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, 2 तो ए के और एक बी का परस्पर अतिव्यापन करके 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। एक होता है बॉन्डिंग, दूसरा होता है एंटी बॉन्डिंग और तीसरा होता है नॉन बॉन्डिंग। बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ऊर्जा सबसे कम होती है, नॉन बॉन्डिंग की उस एटॉमिक ऑर्बिटल के बराबर होती है और एंटी बॉन्डिंग की ज़्यादा होती है। अब हो गए टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। ये 4 इलेक्ट्रॉन आफबो या हुंड के नियम के अनुसार भरे जाते हैं। तो पहले बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ चले गए, फिर उसके बाद उसकी ऊर्जा होती है नॉन बॉन्डिंग की, तो बाद में नॉन बॉन्डिंग में जाते हैं तो वो 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ चले जाते हैं और एंटी बॉन्डिंग खाली रह जाता है। अब हम देखते हैं MOT और VBT के बीच में उनका जो कंपैरिजन करेंगे, उनमें समानताएं देखेंगे, उनकी विभिन्नताएं देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं MOT और VBT में क्या समानता है। MOT और VBT में जो समानताएं हैं वो नीचे इस वीडियो में लिखी हुई है, इसका PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। तो पहली समानता यह है कि MOT और VBT दोनों ही सहसंयोजक बंध को समझाने का प्रयास करती हैं। ठीक है, दोनों ही सहसंयोजक बंध को समझाने का प्रयास करती है। दूसरा, दोनों के अनुसार बंध बनाने में लगभग समान ऊर्जा और समान सममिति वाले एटॉमिक ऑर्बिटल अतिव्यापन में भाग लेते हैं। तीसरा, दोनों सिद्धांतों के अनुसार अतिव्यापन जितना अधिक होगा बंध उतना ही प्रबल होगा। चौथा, दोनों के अनुसार बंध बनने के पश्चात इलेक्ट्रॉन पाए जाने की अधिकतम संभावना दोनों परमाणुओं के नाभिकों के मध्य के क्षेत्र में होती है। और लास्ट, दोनों के अनुसार सहसंयोजक जो बंध है वो दिशात्मक होते हैं। अब इनकी देखते हैं हम इनमें विभिन्नताएं। तो इनके जो डिफरेंसेस क्या हैं, तो पहला जो अंतर है वो है ये है कि MOT के अनुसार दोनों परमाणुओं के जो संयोजकता कोश के परमाणुवीय कक्षक हैं वो रेखिक संयोग द्वारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या आणविक कक्षक बनाते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जबकि VBT में 2 परमाणुवीय कक्षकों के इलेक्ट्रॉन दोनों के नाभिकों के मध्य साझे में रहते हैं। ठीक है। दूसरा है MOT के अनुसार आणविक कक्षक बनने के पश्चात जो परमाणुवीय कक्षक हैं वो अपनी पहचान खो देते हैं, जबकि VBT के अनुसार बंध बनने के पश्चात भी जो परमाणुवीय कक्षक हैं वो अपनी पहचान बनाए रखते हैं। तीसरा है कि जो MOT में आणविक कक्षक हैं वो बहुकेंद्रित होते हैं। बहुकेंद्रित मतलब जो इलेक्ट्रॉन हैं उन पर कई नाभिकों का नियंत्रण रहता है, तो ये पॉलीसेंट्रिक होते हैं या बहुकेंद्रित होते हैं, जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो मोनोसेंट्रिक या एक केंद्रिक होते हैं। नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की जो गणनाएं हैं वो जटिल हैं, फिर भी जो जानकारियां प्राप्त होती हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जबकि VBT समझने की दृष्टि से अपेक्षाकृत सरल है। अब है MOT VBT की अपेक्षा श्रेष्ठ है, क्यों? इसका क्या कारण है कि MOT VBT की अपेक्षा श्रेष्ठ है? तो उसका पहला कारण ये है कि MOT के अनुसार अणु में एक से अधिक आणविक कक्षक होते हैं जो निश्चित ऊर्जा वाले होते हैं। सभी कक्षक भरे हुए नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। इस प्रकार MOT से किसकी व्याख्या हुई? स्पेक्ट्रम की व्याख्या आसानी से संभव है, जबकि VBT स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। सेकंड है, VBT के अनुसार इलेक्ट्रॉन युग्म बंधित परमाणुओं के मध्य लोकेलाइज्ड
या स्थानीकृत रहते हैं, जबकि यह धारणा त्रुटिपूर्ण है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अनंत दूरी पर भी कुछ न कुछ अवश्य होती है। MOT जो है वो इलेक्ट्रॉन के अस्थानीकरण या डीलोकलाइजेशन को मानता है, जो कि अधिक व्यवहारिक है। तीसरा है मॉलिक्यूल की पोलैरिटी यानी ध्रुवता व इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन यानी इलेक्ट्रॉनों का अस्थानीकरण को VBT किससे समझाती है? VBT समझाती है रेजोनेंस से, जबकि MOT में ये अपने आप ही स्पष्ट है। चौथा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑक्सीजन की अनुचुंबकीय प्रकृति पैरामैग्नेटिक नेचर को नहीं समझा सकती है, जबकि MOT इसे स्पष्ट रूप से समझाती है। नेक्स्ट है O2 और O2- के स्थायित्व बंध लंबाई की व्याख्या MOT आसानी से कर सकी, लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से नहीं कर सकी। जो ऑड इलेक्ट्रॉन युक्त अणु है, विषम इलेक्ट्रॉन युक्त अणु या आयन जैसे कि H2+, O2-, इसकी व्याख्या MOT आसानी से करती है, VBT नहीं कर पाती है। इसी तरह NO, NO+, NO- आदि की जो स्टेबिलिटी है, स्थायित्व है, उनकी बंध लंबाई है, इनकी व्याख्या MOT कर सकती है, VBT नहीं कर पाई। इसी तरह सम इलेक्ट्रॉनिक अणु जैसे N2 और CO दोनों के इलेक्ट्रॉन सेम है, इसलिए इसे कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक अणु के स्थायित्व को MOT आसानी से कर सकती है इसकी व्याख्या, और VBT से नहीं कर सकी। तो ये था MOT और उनमें उसकी जो सिमिलरिटीज़, उसमें डिसिमिलरिटीज़ और MOT VBT से श्रेष्ठ क्यों है। थैंक यू।